हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो एग्रीकल्चर एंड इमर्जिंग सेक्टर में हमने एग्रीकल्चर के डिफिनीशन, हिस्ट्री, डिसिप्लिन, स्कोप, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ बिजनेस के बारे में डिटेल में चर्चा किया था। एग्रीकल्चर के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही फ्यूचर में आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछे जाने योग्य संभावित प्रश्नों को खास करके एमसीक्यू को समझने की कोशिश करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस बार आईसीएआर, बीसीईसीई और अन्य एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए साइंस के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एन एग्रोक्लाइमेटिक जोन is a land unit represented accurately or precisely in terms of major climate and growing period and is climatically suitable for certain range of crops and cultivars। इस प्रकार हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन उस लैंड यूनिट को कहेंगे जिसका एक मेजर क्लाइमेट होगा, मेजर ग्रोइंग पीरियड होगा और जो कुछ सर्टेन क्रॉप्स के लिए सूटेबल होगा। क्लाइमेट टेम्परेचर और रेनफॉल पर निर्भर होगा, यानी क्लाइमेट के वेरिएबल्स होंगे टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इसी प्रकार ग्रोइंग पीरियड के वेरिएबल्स होंगे खरीफ, रबी एंड जायद सीजन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर सुटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा सकता है, बल्कि कुछ फसलों को ही एक मेजर क्रॉप के रूप में उगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम अल्फांसो आम को ले सकते हैं, जो महाराष्ट्र के तटीय भागों में गुणवत्ता के साथ उत्पादन देता है। बिहार में मुजफ्फरपुर का लीची बिहार के ही अन्य भागों में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन नहीं देता है। इसी प्रकार सैफरॉन का उत्पादन जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में बहुतायत से होता है। अब हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। एफएओ ने, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में इस डिफिनीशन को दिया था। एग्रो क्लाइमेटिक जोन से एक दो क्वेश्चन जो बीसीईसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उसे हम निम्नलिखित एमसीक्यू से समझ सकते हैं। फॉर एग्रो क्लाइमेटिक जोन व्हिच इज आर करेक्ट, और ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इट इज ए लैंड यूनिट रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली और प्रिसाइसली इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट। सेकेंड ऑप्शन, लैंड यूनिट रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली और प्रिसाइसली इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग पीरियड। थर्ड वन इज सुटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवर्स एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द एबव। जैसा कि हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का डिफिनीशन जो कि एफएओ ने 1983 में दिया था, अगर उसको ध्यान से देखते हैं तो हम जो पहला ऑप्शन है जो कि मेजर क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है लैंड यूनिट, वो सही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन है ये सही है। उसी तरीका से अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो ये ग्रोइंग पीरियड को रिप्रेजेंट करता है लैंड यूनिट, तो ये भी सही होगा। सुटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवर्स, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एफएओ डिफाइंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन द ईयर, और ऑप्शंस हो सकते हैं 1952, 1971, 1983, 1990, कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है। लेकिन अब हम चूंकि जानते हैं कि 1983 में एफएओ ने डिफाइन किया था एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को। Due to large geographical area of our country, there are a complex agroclimatic situations। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में काफी डिस्कशन किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया से कुछ एमसीक्यू बन सकते हैं, एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज, और आपके ऑप्शन दिए जा सकते हैं 178 मिलियन हेक्टेयर्स, 41 मिलियन हेक्टेयर्स, 143 मिलियन हेक्टेयर्स, 329 मिलियन हेक्टेयर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इन सारे फिगर को एक्सप्लेन किया था और
मैं अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। जैसे 178 मिलियन हेक्टेयर्स, ये 178 मिलियन हेक्टेयर्स जो हमारे देश में है वो वेस्ट लैंड के रूप में भूमि जो है, लैंड हमारा प्रेजेंट है। 41 मिलियन हेक्टेयर ये बैरन लैंड के रूप में अवेलेबल है। 143 मिलियन हेक्टेयर्स ये हमारा नेट कल्टीवेबल लैंड इंडिया का है, और जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे कंट्री का वो 329 मिलियन हेक्टेयर है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 329 मिलियन हेक्टेयर। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाई एग्रोक्लाइमेटिक जोन, आखिर एग्रोक्लाइमेटिक जोन की आवश्यकता क्यों हुई। 1960 टू 70 के दशक तक ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण खाद्यान्न उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई थी। ये आप सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, खास करके राइस में और व्हीट में काफी बढ़ोतरी हुई थी। और हम लोग कहते हैं कि कुछ वैरायटी ऐसे डेवलप हुए थे जिसे मिरेकल वैरायटी कहा जाता है राइस एंड व्हीट के केस में। लेकिन इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ कि कुछ राज्यों में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, लेकिन कुछ राज्यों में इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बुरा रहा, या कह सकते हैं कि बहुत कम रहा। उदाहरण के लिए पंजाब एंड हरियाणा में पैदावार में काफी वृद्धि हुई, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में उत्पादन पर उतना असर नहीं पड़ा। इसके कारण राज्यों के बीच रीजनल डिस्पैरिटी उत्पन्न हो गया, और इस डिस्पैरिटी को ओवरकम करने के लिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन की आवश्यकता हुई। दूसरा कारण 7th 5 ईयर प्लान था। 1985 में जब 7th 5 ईयर प्लान लाया गया तो उसमें एग्रीकल्चर पर काफी जोर दिया गया, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद यील्ड स्टैग्नेशन एक समस्या बन गई थी। कृषि संबंधित उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1988 में प्लानिंग कमीशन ने देश को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया। इसी प्रकार से जो देश के विभिन्न रीजन का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, देश के अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। देश के अलग अलग हिस्सों में ग्रोइंग पीरियड भी अलग अलग होता है, और किसी भाग में खरीफ, रबी, जायद तीनों ग्रोइंग पीरियड में क्रॉप को उगाया जाता है, तो कुछ रीजन में 2 ग्रोइंग पीरियड और कुछ में एक ही ग्रोइंग पीरियड का यूज हो पाता है। यह क्रॉप के लाइफ स्पैन पर भी डिपेंड करता है। जैसे सुगर केन एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है और रटून हैबिट को शो करता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन की आवश्यकता क्यों हुई। तो आइए अब हम लोग इस पर आधारित 2-4 एमसीक्यू को समझने का कोशिश करते हैं। पहला है, इन विच 5 ईयर प्लान एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कम इन लाइट। ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, खास करके बीपीएससी, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू के रूप में इसको पूछा जाता है। और इसका सही आंसर होगा 7th ईयर प्लान, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वेरिएबल ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इज आर, और आपके ऑप्शंस हो सकते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, बोथ ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं और हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है क्लाइमेटिक कंडीशन का, वो टेम्परेचर भी होता है और रेनफॉल भी होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बोथ ऑफ द एबव। इसी तरीका से अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है वेरिएबल ऑफ ग्रोइंग पीरियड फॉर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इज आर, और ऑप्शंस हैं खरीफ, रबी, जायद, ऑल ऑफ द एबव। जैसा कि हम लोग अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्रोइंग पीरियड्स 3 बातों पर डिपेंड करता है, खरीफ, रबी एंड जायद। तो ये तीनों इसके वेरिएबल्स हो जाएंगे, और इसका जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। इसी तरीका से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पर्पस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इज आर। तो ये जो पर्पस है, आपके ऑप्शंस हो सकते हैं टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, प्रॉपर यूज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, प्रॉपर यूज ऑफ ग्रोइंग पीरियड एंड ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, जैसा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम हुआ था, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो निगेटिव इम्पैक्ट आया था, जिसके कारण स्टेट्स और रीजन में
जो रीजनल डिस्पैरिटी आया था उसको कम करने के लिए क्लाइमेटिक जोन को लाया गया, ये सही आंसर है। उसी तरीका से जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका भी प्रॉपर यूज करने के लिए इसको लाया गया था, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन सभी एरिया का अलग अलग होता है और उसी के अनुसार स्पेसिफिक क्रॉप भी होता है, तो इसलिए प्रॉपर यूज क्लाइमेटिक कंडीशन का करने के लिए एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के रूप में डिवाइडेशन बहुत ही जरूरी हो जाता था। तीसरा ऑप्शन है प्रॉपर यूज ऑफ ग्रोइंग पीरियड। और ग्रोइंग पीरियड, जैसा कि हमने ग्रोइंग पीरियड के बारे में बताया कि खरीफ, रबी और जायद के रूप में ग्रोइंग पीरियड अपने पूरे कंट्री में अलग अलग एरिया में अलग अलग ग्रोइंग पीरियड होता है, और इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लानिंग ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन का प्लानिंग कैसे किया गया, यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो हमारे सामने आज के समय में प्रेजेंट है वो हमारे सामने कैसे एग्जिस्टेंस में आया। There are different organizations in our country who have planned agroclimatic zones of India. These organizations are Planning Commission, National Agricultural Research Project (NARP) under ICAR, Indian Council of Agriculture Research, and third one is National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning. Planning Commission has divided India into 15 agroclimatic zones and 72 सब जोन्स इन 1988। यहां से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कि प्लानिंग कमीशन कब लेकर के आया 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को कब डिवाइड किया था इंडिया को, तो 1988 इसका आंसर होगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, इससे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। और सब जोन्स कितने होंगे, तो 72 सब जोन्स होंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इस चीज को हमको ध्यान रखने की जरूरत है। National Agricultural Research Project (NARP) was initiated by Indian Council of Agriculture Research, who divided country into 127 agroclimatic zones। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, चूंकि ICAR हमारे देश का गवर्निंग बॉडी है, एग्रीकल्चर के फील्ड में सबसे पायोनियर जो इंस्टीट्यूशन होता है वो है, और इसने नार्प के अंतर्गत 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में देश को डिवाइड किया था। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ICAR ने कितने पार्ट्स में देश को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में देश को डिवाइड किया है, तो वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था। National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning has divided India into 20 agroecological zones and subdivided into 60 subzones। सबजोन्स में इसको डिवाइड किया था, ये चीज को भी हमें ध्यान रखना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। There are some differences among agroclimatic zone and agroecological zones on the basis of variables, as we know that the variables of agroclimatic zones are climate and growing period। However, variables of agroecological period या agroecological zones are climate, growing period, soil type and land types। तो हम कह सकते हैं कि जो इनके अंदर जो डिफरेंसेज होता है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का और एग्रोइकोलॉजिकल जोन्स का, वो कुछ वेरिएबल्स के आधार पर इसको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। I am not going in detail about agroecological zones because you have to study only agroclimatic zones of India and Bihar as per your syllabus. Therefore, I am focusing on agroclimatic zones in this video. इस वीडियो में हम लोग इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन पर जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन पर हम चर्चा करेंगे। एक दो MCQ इस प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है। In which year Planning Commission has divided India into 15 agroclimatic zones? और आपको इसका आंसर देना होगा 1988, चूंकि 1988 में प्लानिंग कमीशन ने अपने देश को 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था। उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड कंट्री इनटू 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स? तो आपको इसका आंसर देना होगा
कौन? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश को 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में ICAR ने डिवाइड किया था। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। अब हम डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के एक एक करके चर्चा करेंगे और एक एक करके हम उसके बारे में समझेंगे कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है हमारा कौन कौन है। 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जिसको कि प्लानिंग कमीशन ने दिया था, उसी को हम जिक्र करने जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो है वेस्टर्न हिमालयन डिवीजन। और ये वेस्टर्न हिमालयन डिवीजन के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड हिल रीजन ऑफ उत्तराखंड, यानी जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का लगभग पूरा पार्ट आ जाता है इसमें। और उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है वो वेस्टर्न हिमालयन डिवीजन में आता है। फॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर, स्पेशली इन विंटर सीजन में होता है। मेजर क्रॉप्स खास करके यहाँ एप्पल, पियर, पीच, आलमंड, वॉलनट ये सब होगा, लेकिन व्हीट, मेज, बार्ली, ओट्स ये सारे के सारे क्रॉप्स भी यहाँ उगाए जाते हैं। इसी के साथ सबसे जो एक मेन क्रॉप्स है वो सैफ्रॉन है। सैफ्रॉन जो है एक मेजर कैश क्रॉप हो सकता है वेस्टर्न हिमालयन डिवीजन का, जो कि यहाँ पर पाया जाता है। उसी तरीका से ईस्टर्न हिमालयन डिवीजन, ईस्टर्न हिमालयन डिवीजन जैसा कि हम लोग जानते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और जो दार्जिलिंग का पार्ट्स है, जो दार्जिलिंग का जिला जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग है वो इस ग्रुप में आता है ईस्टर्न हिमालयन डिवीजन में। और आप नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर को तो आप जानते होंगे, असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये 7 स्टेट है जिसको कि 7 सिस्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर राइस, मेज, पोटैटो की खेती होती है, लेकिन ऑरेंज, लाइम एंड टी भी मेजर क्रॉप के रूप में पाया जाता है। फिश फार्मिंग यहाँ इस जोन में काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। और सबसे बड़ी बात आप लोग जानते होंगे कि ये हाईएस्ट रेनफॉल जो इस संसार में जो हाईएस्ट रेनफॉल है जो चेरापूंजी में पाया जाता है वो यहाँ पाया जाता है। तीसरा जो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो लोअर गैंगटिक प्लेन रीजन है। लोअर गैंगटिक प्लेन रीजन की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट बंगाल टोटल आ जाता है, एक्सेप्ट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट चूंकि इसको हम ईस्टर्न हिमालयन डिवीजन में ही इसको इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए लोअर गैंगटिक प्लेन में वेस्ट बंगाल आता है। ईस्टर्न दार्जिलिंग को छोड़कर ईस्टर्न बिहार आता है, और ब्रह्मपुत्र के घाटी कुछ हिस्सा जो है ब्रह्मपुत्र का जो वैली होता है वो इसके अंतर्गत आता है, लोअर गैंगटिक प्लेन के अंतर्गत। और लोअर गैंगटिक प्लेन में चूंकि हाई रेनफॉल होता है, रेनफॉल अच्छा यहाँ मिल जाता है, और वाटर लॉगिंग का कंडीशन भी पाया जाता है, इसीलिए उसी के आधार पर जो क्रॉप पाया जाता है उसमें जो इम्पोर्टेंट फसल होता है वो राइस है, जूट है, पोटैटो है, मेज है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेज है। तो ये सब जो है यहाँ का मेजर क्रॉप्स होता है। उसी तरीका से हमारा बन सकता है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉम विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन दार्जिलिंग बिलोंग्स, क्योंकि दार्जिलिंग को आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन का केस आता है और दार्जिलिंग को हम ईस्टर्न हिमालयन डिवीजन के अंतर्गत रखते हैं, तो इसका आंसर होगा ईस्टर्न हिमालयन रीजन, जबकि वेस्ट बंगाल को हम लोअर गैंगटिक प्लेन रीजन में रखते हैं। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। मिडिल गैंगटिक प्लेन रीजन है उसमें रेनफॉल लो होता है एज कंपेयर टू लोअर गैंगटिक प्लेन, और उसी के अनुसार यहाँ राइस, मेज, व्हीट, पोटैटो, पी, बार्ली, मस्टर्ड और बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, लेकिन ये सारे क्रॉप्स मेजर क्रॉप्स है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है वो अपर गैंगटिक प्लेन रीजन है, और अपर गैंगटिक प्लेन रीजन में जैसा कि हमने बताया कि मिडिल गैंगटिक प्लेन रीजन की अपेक्षा थोड़ा सा कम जो रेनफॉल है वो वहां मिलता है, और इसके अंतर्गत सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरिद्वार एंड उत्तराखंड का जो समतल एरिया होता है, जो प्लेन एरिया होता है, वो आता है अपर गैंगटिक प्लेन रीजन में। और यहाँ का जो मेजर जो क्रॉप्स है, चूंकि इसमें पानी थोड़ा सा कम आता है मिडिल गैंगटिक प्लेन्स की अपेक्षा में, तो इसमें व्हीट, राइस, सुगरकेन, मेज, बार्ली, वाइल्ड सीड्स एंड पल्सेज जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स
हो जाता है इस एरिया के लिए। उसी तरीका से अगर हम अगले जोन की बात करें तो ट्रांस गैंगटिक प्लेन्स रीजन होता है। ये ट्रांस गैंगटिक प्लेन्स रीजन वास्तव में गंगा नदी से नहीं बना हुआ है, बल्कि ये सतलज नदी के काटने से बना हुआ है, जो ट्रांस गैंगटिक प्लेन्स रीजन होता है। और इसीलिए इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और नॉर्थर्न राजस्थान के कुछ पार्ट्स इसमें आते हैं। और जहां तक क्रॉप की बात है, इसमें वीट, राइस, मेज, सुगरकेन, वाइल्ड सीड एंड पल्सेज इसका इंपॉर्टेंट क्रॉप होता है। सेवेंथ नंबर जो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन। ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन वास्तव में छोटा नागपुर के पठार का जो एरिया होता है, इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य सारे आ जाते हैं। ये इलाके को हम ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन के अंतर्गत रखते हैं। चूंकि ये पठारी इलाका में जो मिट्टी पाया जाता है उसके अनुसार यहाँ का जो क्रॉप है वो राइस है, मिलेट्स है, मेज है, ग्राउंड नट है, वाइल्ड सीड है, पल्सेज है, कई तरह के पल्सेज होते हैं यहाँ पर उपजते हैं। इसी तरीका से अगला हमारा जो क्लाइमेटिक जोन है वो है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन। सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन बुंदेलखंड, बघेलखंड और ईस्टर्न मालवा प्लेट्यू और साथ ही विंध्याचल हिल्स के कुछ पार्ट्स को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ये जो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन्स है, इसका भी इन्वायरमेंट और इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये यूनिक कंडीशन होता है। और इसके कारण यहाँ का जो मेन क्रॉप्स होता है वो होता है कॉटन, वीट, वाइल्ड सीड्स एंड पल्सेज। 9 अगर नंबर की बात करें तो वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। तो जो वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन्स है वो साउथर्न पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू, यानी डेक्कन प्लेट्यू जो साउथ के महाराष्ट्र जिसमें मेनली आता है, तो ये पार्ट्स वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन के अंतर्गत आता है। और इसका जो चूंकि ये महाराष्ट्र का कुछ पार्ट डेक्कन पार्ट्स है, तो इसमें कॉटन की खेती काफी अच्छी होती है। और मिलेट, वाइल्ड सीड, पल्सेज, वीट, राइस, ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना, सुगरकेन, ये सारे क्रॉप्स यहाँ बहुतायत में उगाए जाते हैं। जो मेजर क्रॉप्स अगर हम कह सकते हैं वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन का होगा तो मेनली वो कॉटन होगा। मिलेट एंड कॉटन ज्यादा मात्रा में यहाँ उगाया जाता है, साथ में वाइल्ड सीड एंड पल्सेज भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो जाता है। 10वां नंबर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो है साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन। साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन के अंतर्गत साउथर्न डेक्कन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु के पार्ट्स आते हैं। और ये जो साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन्स है इसके अंतर्गत कॉफी, टी, मिलेट, स्पाइसेज, वाइल्ड सीड्स एंड पल्सेज महत्वपूर्ण क्रॉप होते हैं जो इस क्लाइमेटिक जोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर का जो क्लाइमेटिक जोन्स है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल रीजन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल रीजन कोरोमंडल के एरिया में जो पार्ट जो पाए जाते हैं, कोरोमंडल एरिया को ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पार्ट्स आते हैं। तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया मेनली होता है और हिल रीजन्स वो आते हैं। और उसी के अनुसार यहाँ का जो मेन क्रॉप्स होता है वो राइस, जूट, टोबैको, सुगरकेन एंड वाइल्ड सीड है। महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला के कोस्टल एरिया को ये डिनोट करता है, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल रीजन्स। और उसी के अनुसार यहाँ का जो मेन क्रॉप्स होता है वो राइस है, कोकोनट है, वाइल्ड सीड है, पल्सेज है एंड कॉटन है। मेनली यहाँ जो कोकोनट होता है, खास करके जो हम कह सकते हैं कि प्लांटेशन क्रॉप्स इस एरिया के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर कोकोनट। गुजरात प्लेन्स एंड हिल रीजन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुजरात प्लेन्स में गुजरात के हिल और प्लेन एरिया को शामिल किया गया है। और इस एरिया में ग्राउंडनट, कॉटन, वाइल्ड सीड्स, वीट, राइस, टोबैको आदि प्रमुख खाद्यान्न जो है इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेस्टर्न ड्राई रीजन, वेस्टर्न ड्राई रीजन वेस्ट ऑफ अरावली जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये
मुख्य रूप से अरावली की पहाड़ियां आती है वेस्टर्न ड्राई रीजन में। और वेस्टर्न ड्राई रीजन चूंकि इसमें वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है, सो क्रॉप्स विच रिक्वायर्स लेस वाटर इज इम्पोर्टेड इन दिस जोन। फॉर एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, चिकपी, मूंग एटसेट्रा, ये सब जो है कुछ क्रॉप्स है जो यहाँ पर उगाए जाते हैं। और जो हमारा लास्ट में आइलैंड रीजन है, वो आइलैंड रीजन में मेनली लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया है। और इसका जो क्लाइमेट है एंड जो ग्रोइंग पीरियड है वो बाकी जो जोन है 14 जोन उससे एकदम डिफरेंट है। और उसके अनुसार यहाँ का जो खेती होता है वो है राइस, मेज, टर्मरिक, कसावा, पल्सेज एंड मिलेट्स, ये सब यहाँ का इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो जाता है। और उस तरीका से हम इस चीज को जो है देखते हैं। इस तरीका से अगर हम क्वेश्चन एक देखें तो फ्रॉम विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन बिहार बिलोंग्स, सारे जो क्लाइमेटिक जोन्स है उस पर इसी तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रॉम विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, किसी स्टेट का नाम दे दिया जा सकता है और आपको उससे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग्स करता है। चूंकि हम बीसीईसी की बात कर रहे हैं या बीपीएससी वगैरह में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि बिहार कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन से बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन है लोअर गैंगटिक प्लेन रीजन, मिडिल गैंगटिक प्लेन रीजन, बोथ ऑफ द अबव एंड ट्रांस गैंगटिक प्लेन रीजन। तो हम जानते हैं कि बिहार का कुछ पार्ट जो है लोअर गैंगटिक प्लेन रीजन में भी आता है और कुछ पार्ट मिडिल गैंगटिक प्लेन रीजन में आता है। ट्रांस गैंगटिक प्लेन रीजन में बिहार के पार्ट्स नहीं आता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, यानी कि बिहार बिलोंग्स टू लोअर एज वेल एज मिडिल गैंगटिक प्लेन्स। इस प्रकार 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे देश में है और इसका क्लासिफिकेशन क्लाइमेट, ग्रोइंग पीरियड और स्पेसिफिक क्रॉप जो उस रीजन में पाया जाता है उसके आधार पर किया गया है। इफ you like video then stay with us by subscribing channel. I'm coming back soon with next video on agroclimatic zone of Bihar. Thank you for patience hearing.